हेलो दोस्तों, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। जहां पर लगातार आप देख पा रहे हैं, लगातार जारी है इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस। इंडियन हिस्ट्री में आप देख पा रहे हैं मेडावल हिस्ट्री। और आज का जो टॉपिक है वो है मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का पार्ट 4 लेके आए हैं आप लोगों के लिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में हम देख चुके हैं, पिछले 3 क्लास हो चुका है मुगल एम्पायर का। और जिसमें से आपको पता है कि सबसे पहले हमने बाबर की बात की थी, मुगल बादशाह बाबर, और बाबर की पुत्र हुमायूं की बात की थी। ठीक है, 2 हो चुके हैं। और आज हम बात करेंगे हुमायूं के पुत्र अकबर की। ठीक है, तो हुमायूं के पुत्र अकबर की आज चर्चा करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखेंगे अकबर के बारे में। मुगल बादशाह में तीसरे नंबर की क्रम पे अगर आपको देखने को मिलता है तो वो क्या है? अकबर। चलिए, अकबर जिनका समय काल 1556 से स्टार्ट होता है और ये चलते रहता है कब तक? 1605 तक। तो सबसे पहले हम, जैसे आप जानते हैं, बात कर लेते हैं हमें क्या क्या देखना है, क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अकबर की परिचय के बारे में। इनके परिचय जान लेंगे। दूसरी बातें हम करेंगे, बैरम खान का संरक्षण प्राप्त हुआ था इनको, तो बैरम खान का संरक्षण देखेंगे। बैरम खान का संरक्षण। तीसरे नंबर पर बैरम खान का पतन हुआ था, उसको भी हम देख लेते हैं। बैरम खान का पतन, क्योंकि बैरम खान का हस्तक्षेप जो है ज्यादा देखने को मिला था और उनका प्रभाव अकबर से भी अधिक होने लगा था, इसी कारण इनका पतन हो गया था। वो कैसे हुआ तो वो हम देखेंगे। ठीक है, फिर एक दूसरे चीज पर जाएंगे जिसको बोलते हैं पर्दा, जो है प्रशासन बोला जाता है। पर्दा प्रशासन, या इसे पेटीकोट प्रशासन बोलते हैं। पेटीकोट शासन, पर्दा प्रशासन, या मैंने क्या कहा, पेटीकोट प्रशासन। फिर हम देखेंगे अकबर का साम्राज्य का विस्तार, किस प्रकार से अकबर ने साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, तो साम्राज्य का विस्तार की हम चर्चा करेंगे। चलिए, और जैसे साम्राज्य का विस्तार हम देख लेंगे, हम बातें करेंगे उससे महत्वपूर्ण और अन्य घटनाएं। ठीक है, चलिए, महत्वपूर्ण घटनाएं, घटनाएं। ठीक है, महत्वपूर्ण घटनाएं के बाद मैं इधर लिख देता हूं क्योंकि स्पेस नहीं है। ठीक है, तो यहीं से आप जोड़ते जाइए। यहाँ पर हम देखेंगे अकबर के नवरत्न के बारे में। अकबर के नवरत्न, जैसे कि अब अकबर के नवरत्न देख लेंगे, फिर प्रशासनिक सुधार देखेंगे। प्रमुख सुधार इन्होंने क्या क्या किया है, जैसे कि जो है सैन्य सुधार इनके अंतर्गत देखने को मिला। अच्छे से इन्होंने सैन्य सुधार के अंदर मनसदारी प्रथा स्टार्ट की थी, वो क्या है हम देखेंगे। सैन्य सुधार, फिर समाज सुधार देखने को मिला था। समाज सुधार, समाज सुधार, भूमि सुधार देखने को मिला था इसके अंतर्गत।
भूमि सुधार, और ये जैसे खत्म हो जाएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बातें करेंगे इनके निर्माण की। ठीक है, प्रमुख निर्माण चित्रकला और संगीत। प्रमुख निर्माण एवं चित्रकला व संगीत। ठीक है, प्रमुख निर्माण स्थापत्य कला जैसे कुछ कुछ इन्होंने बनाया उसकी हम चर्चा करेंगे। तो इतनी सारी बातें हैं हम अकबर के रिलेटेड हम करेंगे। चलिए, इसको बॉक्स में फिलअप कर देता हूँ भाई। तो बेसिकली मोटा मोटी ये 2 क्लास में कंप्लीट होगा, ऐसा एक क्लास में होने वाला नहीं है। ठीक है, क्या होगा, 2 क्लास में कंप्लीट होगा, आराम से हम देखेंगे इनके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं इनके परिचय से। अकबर के परिचय। अकबर का परिचय। चलिए, अकबर के बारे में कहा जाता है कि देखिए, पहली बात तो इनके पिताजी का अगर नाम देखा जाए तो पिताजी का क्या नाम है भाई साहब, ये आप जानते हैं, हुमायूं। ठीक है, और माता श्री का क्या नाम है, हमीदा बानो बेगम। क्या है, हमीदा बानो बेगम, ये आप जानते हैं। ठीक है, और आपको पता है इन दोनों का जो विवाह हुआ था, ठीक है, इन दोनों का विवाह जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, वीर साल के महल में। ठीक है, राजा वीर साल के महल में। और आप जानते हैं हमीदा बानो बेगम किसकी पुत्री थी भाई। ठीक है, कहने का मतलब इनका पिता कौन है। ठीक है, एक मौलवी थे इनके पिता। ठीक है, मीर अली अकबर। मीर अली अकबर इनके क्या है, ये इनके पिता है, मतलब मीर अली अकबर की पुत्री कौन थी, हमीदा बानो बेगम। हुमायूं 15 वर्ष के निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए कहाँ गए थे, ये पाकिस्तान सिंध प्रांत गए थे। अमरकोट कहाँ पर, पाकिस्तान की कहाँ है, अमरकोट में। अमरकोट, और अमरकोट की महल के जो राजा था वीर साल, ठीक है, उन्हीं की यहाँ पर ये रहे थे। फिर वीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से इन्होंने विवाह किया था। ठीक है, 1541 को। ठीक है, यहीं पर क्या किया था, विवाह किया था 1541 में देखने को मिला था। और दूसरे वर्ष 15 अक्टूबर जो है 1542 को इनका जन्म होता है। तो अगर अकबर का जन्म की बात की जाए तो कब है भाई साहब, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। और स्थान जैसे कि मैंने लिखा है, 20 साल की जो है वीर साल के महल, कहाँ पर, अमरकोट। अमरकोट, और अमरकोट कहाँ पर है, पाकिस्तान। पाकिस्तान सिंध प्रांत, कहाँ पर, सिंध प्रांत। तो ये चीजें आपको याद रखनी है इनके बारे में। नेक्स्ट अगर बारे में बात करें तो इनको एक
ये अपनी उपाधि से, एक उपाधि से इस गद्दी पर बैठे थे। किस उपाधि से भाई? अकबर का उपाधि क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। ठीक है, ये पद लेकर इस गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, और गद्दी सॉरी, एक्चुअली तबीयत में ठीक नहीं है 2 दिन से। ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर गाजी के उपाधि धारण करके ये पद में जो है गद्दी पर बैठे थे। कब? सॉरी, गद्दी प्राप्त कब हुई थी भाई? गद्दी प्राप्त कब हुआ था उनको? 1556 में। ठीक है, चलिए, और अब जानते हैं, जब मैंने कहा था इनके पिता, अगर हुमायूं की बात की जाए, ठीक है, इनके पिता हुमायूं की बात की जाए तो हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु इसी समय 1556 में हुई थी। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी भाई साहब? 1556 में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये अपने बनाए गए जो दिनपनाह नगर है वहीं पर जो है पुस्तकालय है, दिनपनाह नगर जो भवन है, दिनपनाह नगर में, और दिनपनाह नगर में शेर ए मंडल पुस्तकालय। अब जानते हैं, शेर ए मंडल पुस्तकालय, पुस्तकालय शेर ए मंडल जो पुस्तकालय है, इस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हुई थी। क्या हुई? क्या हुई भाई? सीढ़ी से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। ये अब जानते हैं, सीढ़ी से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? हुमायूं की मृत्यु हुई थी। और मैंने कहा था, जब हुमायूं को पता चलता है, सॉरी, जब बैरम खान क्या था, बैरम खां के बारे में अगर बात की जाए तो बैरम खां अकबर का, अकबर का क्या था भाई? संरक्षण था। ठीक है, संरक्षक जो है, अकबर का संरक्षण प्राप्त था, अकबर का संरक्षण प्राप्त था। बैराम खान क्या कर रहे थे? ठीक है, संरक्षण प्राप्त था अकबर का। और इसी अकबर को, उसी अकबर को बैराम खान क्या कर रहे थे? बैराम खान युद्ध नीति के प्रशिक्षण दे रहे थे। युद्ध नीति के क्या दे रहे थे? प्रशिक्षण दे रहे थे। और युद्ध नीति के प्रशिक्षण के दौरान, दौरान क्या होता है भाई साहब? हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। क्या? हुमायूं की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और हुमायूं की मृत्यु का पता चलते ही जो बैरम खान ने क्या किया था, बैरम खान ने अकबर का, अकबर का राज्याभिषेक, राज्याभिषेक कहाँ कर दिया था? राज्याभिषेक कलानौर में किया था। कहां पर भाई साहब? राज्याभिषेक कलानौर, कहां पर? पंजाब में किया था। ये पंजाब में थे उस समय। तो बैरम खान ने अकबर का राज्याभिषेक कहाँ किया था? कलानौर पंजाब में किया था। जब पता चलता है कि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है तो जो है वो शासक कौन बनेगा? जाहिर सी बात है अकबर बनेंगे। पुत्र उनको ये सभी युद्ध नीति के प्रशिक्षण दे रहे थे। ठीक है, तो यहां से इसका स्टार्ट होता है। चलिए, बाद में इसी बैरम खान क्या होते हैं? अकबर का प्रधानमंत्री बन जाता है। अकबर का क्या है? प्रधानमंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है। ठीक है,
चलिए, एक और व्यक्ति है जिसका नाम है अबुल फजल। अबुल फजल। खैर इसकी बात करेंगे साहित्यिक जो है चीजों में हम, लेकिन यही बात कर लेते हैं। अगर बात करें तो ये इन्होंने क्या लिखा है, अकबर नामा लिखा है। इसी अबुल फजल ने क्या लिखा है, अकबर नामा लिखा है। और इसी में, इसी अकबर नामा में क्या मिलती है भाई साहब, अकबर की अकबर की जानकारी हमें मिलती है। अकबर की जानकारी प्राप्त कहाँ से होती है, इसी अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबर नामा में। ठीक है, तो बात क्लियर है, स्पष्ट है। अकबर के परिचय के बारे में एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। मैंने कहा अकबर का पिता जो है हुमायूं था, उनकी माता हमीदा बानो बेगम। इन दोनों का विवाह वीर साल के महल में अमरकोट में हुआ था 1541 में। और हमीदा बानो बेगम की जो पिता है वो एक मौलवी थे, और कहा जाता है कि हुमायूं के गुरु थे। पिता मीर अली अकबर, ठीक है, और पुत्री हमीदा बानो बेगम। इस इन दोनों की, हमीदा बानो बेगम और हुमायूं की जो है शादी इसी महल में हुई थी। और 1541 में हुआ था, और 1542 में अकबर का जन्म हो गया था। ठीक है, और उपाधि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करके अकबर ने इस गद्दी को जो है प्राप्त किया था, इस गद्दी को। ठीक है, इस गद्दी में बैठा था, कहाँ का, फिर से जो है कहाँ पर, दिल्ली पर बैठा था। ठीक है, लेकिन उसके पहले दिल्ली पर बैठने से पहले आपको देखने को मिलेगा जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध, जिसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध वो क्यों हुआ था वो आप देखेंगे। ठीक है, चलिए। चलिए, और मैंने कहा था कि हुमायूं की मृत्यु 1556 में ही दिनपना नगर खुद इन्होंने बसाया था, और दिनपना नगर बसाया था, और यहीं पर शेर मंडल पुस्तकालय का भी स्थापना किया था। इसी शेर मंडल पुस्तकालय में भाई साहब बुक वगैरह पढ़ रहे होंगे जो भी है। ठीक है, और नीचे आते आते ये सीढ़ी से गिर कर, लुढ़क कर गिर गया, और इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और मृत्यु का पता चलते ही, जैसा कि आप जानते हैं, बैराम खान को प्रशिक्षक बनाया गया था अकबर को, और अकबर को ये युद्ध नीति जो है वगैरह सिखा रहे थे। और बैराम खान के जो है को पता चलते ही कि हुमायूं की मृत्यु हो गई, तो बैराम खान ने अकबर का राज्याभिषेक यहीं पर, जहां पर ये प्रशिक्षण दे रहे थे, कहाँ पर भाई, कलानौर पंजाब में, और यहीं पर इनका राज्याभिषेक कर देता कि भाई साहब अब तुम ही क्या करोगे, यहाँ के जो है नेक्स्ट शासक होंगे। अकबर की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, अकबरनामा में। और ये किसने लिखा है, अबुल फजल ने। तो ये आपको याद रखनी है अकबर के परिचय से संबंधित बातें। चलिए, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब देखिए, इनको गद्दी तो प्राप्त हो चुका था, कहने का मतलब राज्याभिषेक कर दिए थे, लेकिन जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो, हुमायूं की मृत्यु हुई तो यहाँ पर जो दिल्ली का जो क्षेत्र है, उस दिल्ली के क्षेत्र में एक व्यक्ति आ घुसा था। ठीक है, कहने का मतलब है जब तक अकबर पूरी तरह से प्रशिक्षण नहीं ले लेते हैं, जब तक पूरी तरह से जो है योग्य नहीं हो जाते, तब तक कोई एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा था, और उसका नाम था ताजी बेग। ठीक है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। कहने का मतलब है, बात करेंगे अब पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय सेकंड युद्ध। और आप जानते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था भाई, इसी समय। देखिए, 1556 इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसी समय आपको देखने को मिला था हुमायूं की मृत्यु हुई थी। इसी समय अकबर जो है राज्याभिषेक किए थे अकबर ने, और इसी समय राज्याभिषेक के बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इनमें क्या क्या बातें हैं वो हम देखते हैं। पानीपत के द्वितीय युद्ध में क्या क्या चीजें देखने को मिली थी। चलिए,
जैसा कि आप जानते हैं ये आपके जो है पंजाब का क्षेत्र है, कि गुजरात राजस्थानी पंजाब के क्षेत्र है। इसी पंजाब के क्षेत्र पर बात करें, ये पंजाब है और पंजाब के कहाँ पर, कालानौर में, पंजाब के कालानौर। इसी कालानौर में क्या हुआ था, अकबर का राज्याभिषेक, ये आप जानते हैं, अकबर का राज्याभिषेक। जब इनकी मृत्यु हुई थी, किसकी मृत्यु भाई, दिल्ली और जो आगरा है, उस स्थान पर एक व्यक्ति जो है थे, एक व्यक्ति को सूबेदार बनाया गया था। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु के बाद एक व्यक्ति जिसका नाम है, यह दिल्ली आगरा का स्थान, दिल्ली आगरा का स्थान, और दिल्ली आगरा के स्थान पर जो है सूबेदार नियुक्त किया गया था, सूबेदार के रूप में सॉरी, उसका नाम था तारजी बेग। क्या नाम था भाई, तारजी बेग, तारजी बेग। ठीक है, देखिए यहीं पर एक व्यक्ति और जिसकी चर्चा हम करेंगे, जैसे कि हेमू। ठीक है, हेमू, हेमू के बारे में आप जानते हैं, नहीं जानते हो, अब मैं बता देना चाहता हूँ। हेमू के बारे में बहुत सारी खास बातें हैं। ये भाई साहब एक ऐसा हिंदू सम्राट है। ठीक है, पहले हेमू के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, ये ऐसा एक ऐसा प्रथम हिंदू सम्राट जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। ठीक है, हिंदू सम्राट ऐसा जो है प्रथम और अंतिम क्या था, हिंदू, प्रथम और अंतिम हिंदू सम्राट था। हिंदू सम्राट जिन्होंने क्या किया था भाई साहब, जिन्होंने, मैं हेमू के बारे में नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ और बातें करेंगे। ठीक है, तो स्पेस नहीं रहेगा, इसलिए से जो है नेक्स्ट पेज में हम बातें करते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। इसको अभी जो है होल्ड रखिए। चलिए, हेमू, हेमू के बारे में कहा जाता है ये गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे, गरीब परिवार से ताल्लुक था इनका, ताल्लुक था, गरीब परिवार से ताल्लुक था, लेकिन ये भाई साहब बहुत ही ज्यादा पराक्रमी शासक है। ठीक है, परंतु यह एक यह एक पराक्रमी क्या था भाई साहब, शासक था। ठीक है, क्या था, पराक्रमी शासक था। ये गरीबी ये कुट कुट कर देखी थी इन्होंने। ठीक है, पराक्रमी शासक थे। चलिए, गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे, पराक्रमी शासक था, और ये दिल्ली पर दिल्ली पर बैठने वाले या दिल्ली पर शासन करने वाला क्या था भाई, दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू सम्राट था। क्या था, प्रथम एवं अंतिम हिंदू सम्राट था। इसी हेमू ने, देखिए इसी हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और मैंने बताया था कि पूरे इतिहास में, अगर बात करें पूरे इतिहास में, ठीक है, इतिहास में 14 शासक हुए, पूरे इतिहास में 14 शासक हुए जिन्होंने जिन्होंने
विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये चीजें मैं जब गुप्त काल पढ़ा रहा था तो बताया था, विक्रमादित्य की उपाधि उपाधि धारण की थी, किए थे। ठीक है, तो इतिहास में 14 ऐसे शासक हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और याद रखिए, जो हेमू है, ठीक है, विक्रमादित्य कहलाने वाले 14वें शासक थे। ठीक है, हेमू जो है, हेमू जो है, मैंने क्या कहा, हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला धारण करने वाला कौन था भाई? 14वीं शासक था। 14वां क्या था? शासक था। इसका मतलब है यह अंतिम शासक था जिन्होंने क्या है, क्या किया था, विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की। ठीक है, चलिए, ये जो हेमू के बारे में बात किया जाता है, मैं यही लिख देता हूं, सूरवंश, सूरवंश आदिल शाह, आदिल शाह, देखिए सूरवंश आदिल शाह का सेनापति था। क्या था भाई? ये जो हेमू था, सूरवंश का जो शासक था आदिल शाह, उसका सेनापति था। और कहा जाता है कि आदिल शाह के समय लगभग लगभग 24 युद्ध हुए थे। आदिल शाह के समय 24 युद्ध हुए थे, जिसमें से 22 में 22 युद्ध में क्या हुई थी? विजय प्राप्त हुई थी। ठीक है, और ये किसके कारण था? ये किसके कारण था भाई? इस सेनापति, किसके कारण? सेनापति हेमू के कारण। किसके कारण? इस सेनापति हेमू के कारण ही आदिल शाह को 24 में से 22 युद्धों में उनको विजय प्राप्त हुई थी। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेमू के बारे में। तो हेमू के बारे में याद रखिए, गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। ठीक है, परंतु ये पराक्रमी शासक थे। ठीक है, दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू सम्राट था। दिल्ली पर शासन किसी ने किया था अभी तक? हिंदू ने। ठीक है, प्रथम एवं अंतिम क्या था भाई? हिंदू सम्राट था। जितने भी थे वो मुसलमान सम्राट थे, या वो अरब से आए हुए थे, या तुर्की से आए थे मुसलमानों में, या फिर सुन्नी थे, या फिर जो है ठीक है, तो सुन्नी मुसलमान थे। ठीक है, बहुत सारे। तो दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम और एवं अंतिम शासक क्या था? हिंदू शासक था। ये याद रखिए। चलिए, बहुत ज्यादा सर्दी है भाई। ठीक है, चलिए आगे चले, तो इनके बारे में ये याद रखिए। और इतिहास भर में, पूरे इतिहास में, ठीक है, पूरे, मैंने क्या कहा, पूरे इतिहास में जो है 14 शासक हुए जिन्होंने विक्रमादित्य को उपाधि धारण की। लेकिन जो हेमू है, ठीक है, हेमू 14वें शासक थे। ये इनकी बात याद रखिए। चलिए, अब जो होल्ड किए थे वहीं पर चलते हैं। मैंने कहा पंजाब कलानौर पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। दिल्ली पर जो सूबेदार जो मृत्यु के बाद, किसके मृत्यु के बाद? तारजी बेग था। किसके मृत्यु के बाद में? हुमायूं की मृत्यु के बाद। हुमायूं के मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद, ठीक है, तो हुमायूं की मृत्यु के बाद जो तारजी बेग है, वो यहाँ का सूबेदार बना, दिल्ली का सूबेदार बनकर, ठीक है, सूबेदार पर शासन व्यवस्था संभाले हुए थे। ठीक है, क्योंकि अभी अकबर पूरी तरह से जो है सक्षम नहीं था। चलिए, कहा जाता है कि हेमू, ठीक है, कहा जाता है कि अब हेमू क्या कर दिए थे यहाँ पर? हेमू का दिल्ली पर कब्जा, दिल्ली पर कब्जा। ठीक है, अब हेमू का दिल्ली पर क्या हो गया था? कब्जा हो गया था। इस सूबेदार, देखिए समझिए, सुनिए, ठीक है, ये सूबेदार जो ताजी बेग है, इस पर हमला कर दिया था हेमू, और हमला करके, ठीक है, इनको खदेड़ दिया था।
और ये तारजी बेग है भाई साहब, जो तारजी बेग है ये भग के कहाँ चले जाते हैं, पूरी बात सुनिएगा। ये जो तारजी बेग है पंजाब भग जाते हैं, ठीक है, इनके खौफ से, हेमू के खौफ से जो तारजी बेग है, तारजी बेग पंजाब पहुंच जाते हैं, पंजाब भग जाते हैं, भग जाते हैं, ठीक है। अब समझिएगा, जब तारजी बेग पंजाब भग जाता है तो तारजी बेग क्या कहता है इनके बारे में, हिमू के बारे में, हिमू के बारे में बहुत ज्यादा बखान करता है। बखान करने का मतलब उनकी जो है, ठीक है, उनकी खासियत बताता है कि भाई साहब जो हेमू है, हेमू दिल्ली पर कब्जा कर चुका है, ठीक है। तारजी बिग पंजाब जाकर कलनौर में, जहां पर अ, अकबर है, और राज्यभिषेक किसने किया था, राज्यभिषेक किसने किया था, बैरम खान ने किया था। यहाँ पर बैरम खान भी है, ये आप याद रखिए, ठीक है। तो यहीं पर तारजी बेग भग कर बैरम खान को, अकबर को सारी बातें बताता है कि हेमू सॉरी, हेमू क्या है हेमू दिल्ली पर कब्जा कर चुका और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली जो हिंदू सम्राट है यहाँ पर कब्जा कर चुका, तो उनकी बखान कर देते, उनकी जो है, ठीक है, उनकी अच्छी अच्छी बातें बताता है कि बहुत शक्तिशाली है, बहुत ही ज्यादा जो है यहाँ पर ताकतवर है, बहुत सेना है इनके पास, ठीक है, तो उनसे आप जीत नहीं पाएंगे, ठीक है, दिल्ली पर वो राज करेगा, ठीक है। इस प्रकार से तारजी बेग पूरी तरह से उनका बखान करता है हेमू का, और इस चीज को सुनकर कहा जाता है कि बैरम खान द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती, कि अब बैरम खान पे दुश्मन की थोड़ी सुने, दुश्मन की जो है तारीफ थोड़ी सुनेगा, ठीक है। इसी तारीफ जो हेमू द्वारा इतनी ज्यादा तारीफ करने के कारण कहा जाता है कि बैरम खां द्वारा मृत्यु, ठीक है, बैरम खां द्वारा सर कलम कर दी जाता है, ठीक है, बैरम खां द्वारा सर कलम, सर कलम समझते हैं ना, सर को धड़ से उड़ा देता है। बाहुबली देखे ना, देखे ना भाई बाहुबली, ठीक है। तो बैरम खां द्वारा सर कलम किया जाता है, किसका, तारजी बेग का। बैरम खां और अकबर दोनों मिलकर क्या करता है, अपनी सेना इकट्ठे करता है, समझिए हम पूरा डिटेल कर रहे हैं पानीपत के युद्ध का, ठीक है। तो बैरम खां और अकबर दोनों ने क्या किया, ठीक है, बैरम खान तो प्रधानमंत्री बन गए थे, ठीक है, इनके संरक्षण में थे। तो इन दोनों ने मिलकर पूरी सेना को इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद ये आक्रमण कर दे कहां पर, दिल्ली पर, ठीक है, दिल्ली पर। क्या, बैरम खां जब जब हिमू था, तो बैरम खां प्लस अकबर का दिल्ली पर हमला, अकबर का दिल्ली पर हमला, दिल्ली पर क्या किया भाई साहब, हमला कर देते हैं, ठीक है। अब जब हमला कर देते हैं, दोनों के बीच युद्ध लड़ाई चलते रहता है, इधर से वो तीर मार रहे हैं, उधर से वो तीर मार रहे हैं, इधर से ये भाला फेंक रहे हैं, उधर से वो भाला फेंक रहे हैं, ठीक है। एक चार घोड़े इधर भेज रहे हैं एक तरफ से, ठीक है, कुछ घोड़े उधर से भेज रहे हैं, हाथी चल रहे हैं, घोड़े चल रहे हैं, मैदान में अफरा तफरी मची हुई है, ठीक है। और इसी के चलते, इसी के तहत ये युद्ध वगैरह चल रहे थे, उसी बीच कहा जाता है कि भाई साहब जो हेमू था, ठीक है, वो हेमू था वो जीतने वाला, कहने का मतलब पानीपत के युद्ध में किसके किसके बीच हुआ था भाई, पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, एक तो अकबर वर्सेस, लिख देता हूं, अकबर वर्सेस हेमू, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था किनके बीच भाई, अकबर वर्सेस हेमू। तो ये युद्ध वगैरह चल रहे थे मैदान में, पूरी तरह से तीर भाला फेंका जा रहा था। इसी समय कहा जाता है कि हेमू के आंख में, ठीक है, हेमू के आंख में तीर घुस जाता है, तीर बोल सकते हैं तीर लग जाता है, घुस जाता है, जो भी तीर लग जाता है, ठीक है। हेमू की आंख में तीर लग जाता है, जिसके कारण से वो सक्षम नहीं होता वो कि आगे वो युद्ध कर सके, ठीक है, वो सक्षम नहीं होता आगे युद्ध कर सके, और वो पूरी तरह से घायल हो जाता है। याद रखिए, इस पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर पूरी तरह से हारने वाला था, अकबर पूरी तरह से परास्त होने वाला था, लेकिन उसी समय कहा जाता है कि तीर वगैरह भाला वगैरह चल रहे थे, इस समय हेमू के आंख में तीर लग जाता है,
और वो पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। तो यहाँ पर पानीपत का द्वितीय युद्ध कौन जीत जाता है भाई? अकबर जीत जाता है। कहा जाता है कि हेमू को दरबार लाया जाता है, ठीक है। हेमू को हेमू को दरबार लाकर दरबार लाकर उनका भी क्या किया जाता है? सर कलम कर देते हैं, सर कलम कर देते हैं। और इस प्रकार से, और इसके साथ ही क्या हो जाता है? इसके साथ ही पुनः दिल्ली पर पुनः किसका शासन व्यवस्था स्टार्ट हो गया है? दिल्ली पर पुनः मुगलों का शासन स्टार्ट हो गया, ठीक है। और इस प्रकार से अकबर क्या हो जाता है? यहाँ दिल्ली का शासक बन जाता है। मुगल का 3rd नंबर का शासक बन जाता है। बाबर हुमायूं के बाद अकबर दिल्ली का 3rd नंबर का मुगल शासक बन जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर ये इसको मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, क्या क्या बातें हुई थी उसके बारे में, ठीक है। चलो, जैसे कि मैंने बताया हेमू के बारे में तो मैंने बता ही दिया था, गरीब और जो परिवार से ताल्लुक रखता था, नमक व्यापारी का पुत्र था। एक चीज और, या नमक जो है नमक व्यापारी, कहा जाता है कि नमक व्यापारी का क्या था भाई साहब? ये पुत्र था, ठीक है। तो फिर भी से बहुत ज्यादा पराक्रम था, बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, और दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम और जो है अंतिम हिंदू सम्राट था। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पूरे इतिहास काल में मैंने कहा था कि विक्रमादित्य की उपाधि 14 शासकों ने धारण की थी, जिसमें से हेमू 14वें शासक थे, ठीक है। ये सूर्य वंश के शासक आदिल शाह की सेनापति के रूप में कार्यरत थे स्टार्टिंग में, जिसमें से आदिल शाह के समय 24 युद्ध हुए, जिसमें से 22 युद्ध हेमू की वजह से जीते गए थे, ठीक है। तो अपनी शक्तिशाली इन्होंने पूरी तरह से दिखाई है। पानीपत का सेकंड युद्ध स्टार्ट होता है 1556 में, जो अकबर और हेमू के बीच लड़ते हैं। हुमायूं की मृत्यु के उपरांत मैंने कहा कि हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली पर कोई नहीं बैठा था, ठीक है। और दिल्ली पर एक व्यक्ति को बैठा दिया था सूबेदार के रूप में, क्योंकि अकबर जब आएगा तब वो दिल्ली पर शासन करेगा, ठीक है। इस प्रकार से सूबेदार ताजी बेग को दिल्ली का शासन जो है सूबेदार के रूप में चलाने के लिए बोला था। हेमू के बारे में बात करें तो हेमू यहीं दिल्ली पर इन्होंने क्या किया था? यहीं पर इन्होंने क्या किया था? हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। और सूबेदार ताजी बेग को, ठीक है, भगने में विवश कर दिया था। ये पंजाब के क्षेत्र में भग गए थे। पंजाब जहाँ पर कौलान जो है, ठीक है, अकबर और बैरम खान जहाँ पर है वहीं पर भाग गए थे। और हेमू के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बात है कि उनकी पूरी तरह से जो है बखान किया था। उनकी जो है प्रतिष्ठा, उनकी ईमानदारी, उनकी ताकत के बारे में उन्होंने बताया था, सेना के बारे में बताया था कि आप जीत नहीं पाएंगे। तो इसी के चलते बैरम खान निगेटिविटी की बातें कर रहे हैं, ठीक है, करके बैरम खान ने तारजी बेग की हत्या कर देती है, ठीक है। और अकबर और बैरम खान ने क्या किया था कि फिर से, ठीक है, अपनी सेना जो इन्होंने इकट्ठा किया, और सेना इकट्ठा करने के बाद ये दिल्ली पर हमला कर देते हैं। तो बैरम खान जो है अकबर का दिल्ली पर हमला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हेमू जीतने ही वाला था कि हेमू के आंख में तीर लग जाती है युद्ध मैदान में, और पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। हेमू को दरबार लाया जाता है, उनको सर कलम कर दी जाती है। और इस प्रकार से फिर से मैंने कहा जैसे कि दिल्ली पर दिल्ली पर फिर से मुगलों का जो शासन व्यवस्था स्टार्ट हो जाता है, और अकबर जो है बाबर हुमायूं के बाद 3rd नंबर के मुगल शासक दिल्ली पर यहाँ पर बैठे थे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सर्दी जोर से पकड़ा हुआ है यार, क्या करें। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की कहानी हम देखते हैं। ये जो है परिचय हो गया है। यहाँ पर मैं लिखने वाला था, ध्यान से निकल गया, पानीपत का द्वितीय युद्ध, कि ये भी हम देख लिए। पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है। चलिए, तो परिचय देख लिए, अब देखते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध भी देख लिए। बहरम खान का संरक्षण हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ खास नहीं। बहरम खान का संरक्षण कहने का मतलब है
बैरम खां का संरक्षण। चलिए, बैरम खान का संरक्षण की बात करें तो बैरम खान का संरक्षण जो देखने को मिला था वो आपको 1556 से लेकर 60 तक, ठीक है, 1556 से लेकर 60 तक बैरम खान का संरक्षण, बैरम खान का संरक्षण किस पर था? अकबर था। ठीक है, तो अकबर को आप जानते हैं, अकबर, ठीक है, अकबर 14 वर्ष की उम्र में, 14 वर्ष की उम्र में क्या बना? दिल्ली का शासक बना। अभी देखिए, दिल्ली का क्या बना? शासक बना। कहा जाता है कि 13 वर्ष, 14 वर्ष पूरी तरह से नहीं हुआ था, लगभग 13 वर्ष 4-5 महीने हुआ थे, 4-5 महीने। ठीक है, तो मोटा मोटी इसको 14 वर्ष लेते हैं। ठीक है, जो भी है, 14 वर्ष की उम्र में ये क्या बना था? शासक बना था। ठीक है, और अकबर पर बैरम खान का हाथ था। ठीक है, बैरम खां का हाथ था। हाथ था कहने का मतलब पूरा प्रशिक्षण, पूरी तरह से प्रशिक्षण वगैरह इनको दिए गए थे, प्रशिक्षण दिए गए थे। कहां पर? पंजाब में, कलानौर में। ये आप जानते हैं, पंजाब कहां पर? कलानौर में। कलानौर में, ठीक है, प्रशिक्षण दे दी। उसके बाद ये दिल्ली का सूबेदार, दिल्ली का शासक बनता है। बाद में दिल्ली का शासक बनता है 56 में। ठीक है, दिल्ली का शासक बनता है, और दिल्ली के शासक बनने के बाद बैरम खां को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। बैरम खां को क्या किया जाता है? प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। चलिए, अकबर के शुरुआती दिनों ने से लेकर जो है इनके पूरी तरह से ये इन्होंने साथ दिया था, इसलिए जो बैरम खां है, ठीक है, बैरम खां को उपाधि दी गई थी। ये बैरम खां की उपाधि, बैरम खां की उपाधि, और ये बैरम खां की उपाधि क्या है? ठीक है, खान ए खाना। ठीक है, क्या उपाधि है? खान ए खाना की उपाधि इन्होंने दी गई थी। किसको? खान ए खाना। और खान ए खाना की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? खान ए खाना की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी। ठीक है, कहा जाता है कि अकबर इनको खान जो है करके पुकारते थे। ठीक है, अकबर इनको खान बाबा, ठीक है, अकबर द्वारा दी गई थी। अकबर इनको खान बाबा करके पुकारते थे। खान बाबा कहकर, कहकर क्या करते थे? पुकारते थे। ठीक है, अकबर किनको भाई? इन जो है बैरम खान को खान बाबा करके पुकारते थे। तो बाद में इन शुरू से लेकर जो है 56 से लेकर 60 तक, ठीक है, 56 से लेकर 60 तक इन्होंने इनकी संरक्षण में ही जो है कार्यरत थे। इसलिए बैरम खान के स्टार्टिंग में, प्रारंभिक जो है अकबर के प्रारंभिक जीवन में बैरम खान की बहुत ज्यादा जो है महत्व थी। इसी कारण, और अकबर इन बैरम खान को खान बाबा करके पुकारते, इसीलिए खान ए खाना की उपाधि धारण इन्होंने जो खान ए खाना की उपाधि दी है, किसके द्वारा? अकबर द्वारा। तो ये चीजें आपको याद रखिए। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही ज्यादा ईमानदार थे, बहुत ही ज्यादा लॉयल थे बैरम खान। ठीक है, चलिए, तो इनकी उपाधि क्या है भाई? खान ए खाना। किसके द्वारा दी थी? अकबर द्वारा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट हम चलते हैं बैरम खान का पतन। ठीक है, 60 तक हुआ था भाई साहब। हम बात करते हैं बैरम खान का पतन। ठीक है, बैरम खान का पतन। अब बैरम खान का पतन कब हुआ था? 1560 में। चलिए, बातें करेंगे। ठीक है, देखिए, बैरम खान का पतन होने का जो है प्रमुख कारण, ठीक है, अगर प्रमुख कारण की बात करें, प्रमुख कारण क्या क्या है? क्या क्या है मीन्स क्या है प्रमुख कारण? प्रमुख कारण क्या है? सबसे फर्स्ट,
अगर कारण देखा जाए, ठीक है, तो बैरम खान का जो औधा है, ठीक है, उनका प्रभाव है वो अकबर से ज्यादा होने लगा था, ठीक है। तो राज्य में बैरम खां का प्रभाव अकबर से ज्यादा होने लगा था, अकबर से क्या होने लगा था, ज्यादा होने लगा था, समझिएगा, ठीक है। कहा जाता है कि देखिए, आप जानते हैं अभी जस्ट पहले देखिए संरक्षण में थे, अकबर के संरक्षण में बैरम खान थे। 1555 से 60 तक अकबर की हर चीज की बात करें, हर एक चीज में सहायता प्रदान इनके द्वारा किया गया था, अकबर ये बैरम खान के द्वारा। और इसके चलते बैरम खान अपने आप को, ठीक है, अकबर से ज्यादा प्रभावशील मानते थे, ठीक है। अकबर का प्रभाव कहा जाता है राज्य और वहां के जिस महल में रहते थे जहां, ठीक है, वहां उनका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। अकबर को, ठीक है, नाम मात्र करके पुकारते थे क्योंकि सभी काम तो बैरम खां करते थे। और इसीलिए कहा जाता है कि अकबर को, ठीक है, अकबर को इनके जो धाई माँ थी, इनके जो परिवार के लोग हैं, ठीक है, वो इनको क्या करते थे, कान भरते थे, समझते ना। महिलाओं का तो काम होता है भाई कान भरना, बुराई करना, जो भी है, ठीक है। तो ये तो जाहिर सी बात है। तो जो दरबारी है, ठीक है, जो दरबारिया प्लस उनकी जो धायमा थी, धायमा समझते हैं, जो पालन पोषण करते हैं, हम बात करेंगे, ठीक है। धायमा थी महामनगा, ठीक है, धायमा थी महामनगा, जिसकी बातें भी और करेंगे जब पेटीकोट जो है शासन आएगा, वो क्या है हम बात करेंगे। महामनगा, महामनगा है अकबर की जो है, उनके माता है हमीदा बानो बेगम, ठीक है। ये सभी क्या करते, भड़काते थे, एक तरह से भड़काते थे कि तू अकबर है, तू दिल्ली का शासक है, अरे तेरे से ज्यादा तो बैरम खान को लोग मानने लगे हैं, ठीक है, तुम्हारा प्रभाव बैरम खान से बहुत कम हो गया है, ठीक है। इस प्रकार से अकबर को भड़काते थे, अकबर को बार बार ये बोलते थे कि ये बैरम खां क्यों है यहाँ पर, ठीक है, बैरम खां क्यों है, उनका प्रभाव इतना ज्यादा क्यों है, लगता है कि वही जो है दिल्ली का शासक है, तुम तो पूरी तरह से जो है तुम्हारा प्रभाव दिखता ही नहीं, तो इस प्रकार से, ठीक है, भड़काते थे। पहली बात ये कारण है पतन के। दूसरी अगर बात की जाए, दूसरे पतन के कारण क्या था कि ये देखिए, जो दरबारी थे, जो दरबारिया थे, ठीक है, दरबारिया कहा जाता है कि जो दरबारिया थे वो जो है क्या थे, सुन्नी मुसलमान थे, क्या थे, सुन्नी मुसलमान थे, सुन्नी मुसलमान, पहली बात है। और दूसरी अगर बैरम खां की बात करें, बैरम खां की बात करें तो बैरम खां एक जो है सिया मुसलमान थे, सिया क्या था, मुसलमान थे। और आप जानते हैं अगर जो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते होंगे आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, या फिर नहीं भी रखते तो आप जानते होंगे कि सुन्नी जो है मुसलमानों में भी जो दो वर्ग होते हैं, सुन्नी और शिया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है बैरम खान शिया मुसलमान थे और दरबारी जितने थे वो सुन्नी मुसलमान थे। तो ये कभी नहीं चाहते थे कि जो है शिया मुसलमान जो है यहाँ पर रहे, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से जो है दो ऐसे कारण हो गए जिसके कारण से अकबर का क्या हो गया है, जो है पतन होने लगा, ठीक है। और पतन कैसा होता है भाई, ठीक है। अब बैरम खां का पतन, ठीक है, बैरम खां का पतन कैसे होता है, ये किस, यहाँ कहा जाता है कि बैरम खां को बुलाया जाता है, ठीक है, कि भाई साहब उनको अब देखिए, अकबर के मन में तो आ गए, ये दोनों कारण देखकर जो है बहुत बड़ी कारण है कि उनका प्रभाव जो है अकबर से बहुत ज्यादा है, तो ये तो रहेगा ही, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। सुन, यहाँ के दरबारी लोग भी नहीं चाहते तो उनको भगाओ हटाओ जो भी करना है करो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। समझेगा। अब बैरम खान का पतन किस प्रकार, बैरम खान को बुलाया जाता है, दरबार में पेश की जाती है, ठीक है, दरबार में
बैरम खां उपस्थित। ठीक है, क्या है? बैरम खां उपस्थित। ठीक है, उपस्थित। बैरम खां को दरबार में पेश किया जाए, इस प्रकार से फरमान देखने को मिला। और बैरम खां को 3 विकल्प दिया जाता है। ठीक है, आप क्या है, राज्य का जो है आपको अगर सूबेदार बना दिया जाए, ठीक है, क्या चाहते हैं कि मैं जो है राज्य का दूसरे जो है स्थान का मैं आपको सूबेदार नियुक्त कर दूं तो आपको चलेगा क्या? ठीक है, या फिर राज्य का सुरक्षा सलाहकार बना दूं, सुरक्षा सलाहकार बना दूं तो चलेगा क्या? या फिर आपको जो है तीर्थ यात्रा के लिए कहाँ जाना पड़े? जो है मक्का मदीना जो है मक्का मदीना जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बैरम खां को दरबार में पेश किया गया था और उनको कहा गया था कि आपके पास 3 ऑप्शन है। केबीसी जैसे अमिताभ बच्चन तो 4 ऑप्शन देते हैं, ठीक है, यहाँ पर भाई साहब ने 3 ही ऑप्शन देते हैं। ठीक है, बैरम खान के बाद क्या थे? 3 विकल्प थे। ठीक है, बैरम खान के पास 3 विकल्प थे कि आपको अगर राज्य का सूबेदार बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? ठीक है, क्या राज्य का सूबेदार बनेंगे, क्या राज्य का सुरक्षा सलाहकार बनेंगे, क्या तीर्थ यात्रा जाएंगे, मक्का मदीना की यात्रा करेंगे? ठीक है, ये तीनों, क्योंकि ये तीनों में से कोई एक भी उनको मिल जाता है या तीनों में से एक भी चीज उनको दे दी जाए तो उनसे छुट्टी हो जाती। किससे? अकबर के जो पीछे पीछे घूमते थे, अकबर के साथ थे, तो उनसे छुट्टी हो जाती थी। अकबर फ्री हो जाता था कि भाई मेरा प्रभाव जो है कम होने लगा तो इनका ज्यादा, तो कहीं उसको न बना के मैं भेज देता हूँ। इस प्रकार से आप क्या सोच रहे हैं कि 3 विकल्प में जो बैरम खान ने क्या जो है चूज किया होगा, क्या हो किया होगा? ठीक है, क्या किया होगा भाई? बैरम खान ने मक्का मदीना की यात्रा करने का सोचा, क्योंकि बैरम खां अंदर ही अंदर समझ चुके थे। ठीक है, अंदर ही अंदर समझ चुके थे जो बातचीत चल रही थी इनके बीच अंदर। ठीक है, दरबार में जो गुटबाटी चल रही है कि बैरम खां को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो भाई कानाफूसी हो रही, तो बैरम खां को पता ही चल जाएगा ना कि ऐसे में राज्य के सूबेदार और सलाहकार बन के रहने से अच्छा मेरे को मक्का मदीना की यात्रा कर दो, फालतू ही यहाँ पर रहने से अच्छा नहीं। भाई जिसकी मैंने सेवा की है वही मुझे भगा रहे हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, मक्का मदीना की यात्रा ही कर लूँ। कहा जाता है कि ये भाई साहब मक्का मदीना की यात्रा करने कहाँ चले गए? ठीक है, मक्का मदीना के लिए यात्रा के लिए चले गए। ठीक है, मक्का मदीना की यात्रा हेतु निकले। ठीक है, अब कहा जाता है मक्का मदीना की यात्रा के लिए निकले, लेकिन यहीं पर ठीक है गुजरात के पास गुजरात के पास बैरम खान की हत्या बैरम खान की हत्या कौन कर देता है भाई? बैरम खान की हत्या अफगान द्वारा की जाती है। ठीक है, मुबारक खान, बैरम खान की हत्या मुबारक खान जो कि एक अफगान है। ठीक है, अफगानों द्वारा की जाती है, की जाती है। ठीक है, चलिए, और अब जानते हैं ये क्यों किया था। गुजरात के पास मुबारक खान ने क्यों किया था बैरम खान की हत्या? ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं मुबारक खान के पिता को, इनके जो इनके पिता को बैरम खान ने मच्छीवाड़ा के युद्ध में हराया था। जब जानते हैं मच्छीवाड़ा का युद्ध, और मच्छीवाड़ा का युद्ध 1500 जो है 55 में जब हुआ था। ठीक है, 1555 में हुआ था हुमायूं के समय। आपको याद रखिए, जब जो पार्शियल जो क्या बोलते हैं शासक शाह ताशफ ने जो है बैरम खां को सौंप दिया था, किसकी? हुमायूं को सौंप दिया। तो जो हुमायूं का पूरी तरह से काम आया था कौन? बैरम खान। ठीक है, और मच्छीवाड़े के युद्ध में सरहिंद की युद्ध बैरम खान ने, ठीक है, मच्छीवाड़ा के युद्ध में साथ दिया था हुमायूं का। ठीक है, साथ ही साथ इसी समय आपने सरहिंद का युद्ध देखे थे, ठीक है, उनमें भी साथ दिया था। तो इसी समय मुबारक खान के पिता की हत्या किसने की थी? इसी बैरम खान ने की थी। इसी कारण से ये मुबारक खान, अफगान जो शासक, मुबारक खान ने
ठीक है, समय जो है इनको मिल गया। ठीक है, और ये गुजरात के पास बैराम खान की हत्या कर दी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, बात करें तो बैराम खान की मृत्यु के बाद अब क्या हो गया भाई, बैराम खान की मृत्यु। अब बैराम खान की मृत्यु कब हुआ, इसी समय 1560 में। तो पूरी तरह से ये भाई सब स्वतंत्र हो गया, कौन, अकबर। लेकिन कहा जाता है कि बैराम खान और भाई इनकी पत्नी थी और इनका पुत्र भी था। बैराम खान की पत्नी थी और इनका पुत्र भी था। तो बैराम खान की पत्नी सलीमा, सलीमा बेगम। ठीक है, बैराम खान की पत्नी कौन है, सलीमा बेगम। और एक बात और समझिए, सलीमा बेगम खुद हुमायूं की, हुमायूं की क्या थी भाई, भतीजी थी। हुमायूं की क्या थी, भतीजी थी, जिससे बैराम खान ने विवाह किया था। ठीक है, और इसी सलीमा बेगम से फिर से पुनः विवाह कर लेते हैं अकबर। ठीक है, अकबर द्वारा विवाह। ठीक है, अब ये देखिए कहाँ रिलेशन कहाँ जा रहा है। खुद खुद अगर बोला जाता कि हुमायूं की भतीजी थी, ठीक है, और हुमायूं का पुत्र अकबर था, सलीमा बेगम बैराम खान की जो है पत्नी थी, इसी सलीमा बेगम से इनका विवाह करे तो रिश्तेदारी भाड़ में जाए नहीं। चलिए, जो भी है ये बातें, नेक्स्ट बातें करें इनके पुत्र के बारे में। तो इनके पुत्र के बारे में कहा जाता है अब्दुल रहीम। क्या भाई, अब्दुल रहीम। ठीक है, अब्दुल रहीम इनके पुत्र थे। और आप जानते हैं, नहीं जानते भी होंगे तो भी मैं बताता हूं, अब्दुल रहीम को, ठीक है, अकबर के 9 रत्न में शामिल किया गया था। अकबर के 9 रत्नों में, रत्नों में क्या किया गया था भाई साहब, शामिल किया गया था, किया गया था। ठीक है, अकबर के 9 रत्नों में शामिल किया गया था। और इसको भी एक उपाधि दी गई थी। उपाधि क्या है, वही उपाधि जो बैरम खान को मिला था। कौन सा, खान ए खाना की उपाधि। खान ए खाना की उपाधि, ठीक है, अकबर ने अब्दुल रहीम को भी दिया था, अकबर ने बैरम खान को भी दिया था। तो ये चीजें आपको याद रखिए। इसका मतलब अकबर की कीमत 1560, मतलब जो है बैरम खान की मृत्यु 1560, तो मतलब यहाँ पर इनका पतन यहीं से हो गया। ठीक है, अब जैसे ही पतन हुआ, ठीक है, तो 1560 से 1560 से क्या होता है, अकबर स्वतंत्र हो जाता है। अकबर क्या है, स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन भाई साहब अकबर अभी स्वतंत्र नहीं हुआ है। ठीक है, अभी पूरी तरह से ये अपने परिवार के, ठीक है, चंगुल में है। ठीक है, कहने का मतलब है कि 1560 से लेकर 1562 तक आपको क्या देखने को मिलेगा, पीटी पेटीकोट का शासन, पेटीकोट शासन। और क्या है पेटीकोट शासन, इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर भी से मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर इनकी जो धाय माँ थी, इनकी माता जिस थी, इनकी जो है धाय माँ की पुत्र और पुत्र थी, सभी के द्वारा दबाव बनाया गया था। ठीक है, शासन उन्हीं के इशारे पर चल रहा था। ठीक है, उन्हीं के इशारों पर चल रहा था 1560 से 62 तक। ठीक है, और ये शासन क्या कहलाता है, पेटीकोट शासन। और इससे जब पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं अकबर पूरी तरह से स्वतंत्र शासक थे। अभी तक स्वतंत्र शासक नहीं थे। सिर्फ स्वतंत्रता किससे मिली थी, बैराम खान की से स्वतंत्रता मिली थी। बैराम खान की जो औहदा ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है, वो थोड़ा कम हुआ था। ठीक है, अकबर की स्थिति 1560 में। चलिए, इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन 2 मिनट का मुझे ब्रेक चाहिए, फिर मैं बातें करते हैं। चलिए।
चलिए, ठीक है, आगे की बात करते हैं। आगे हम देखेंगे पेटीकोट शासन। पर्दा प्रशासन इसको कहा जाता है, या फिर इसको कहा जाता है पेटीकोट शासन। पेटीकोट शासन। और ये कब से कब तक चला था? बैराम खान की मृत्यु के बाद से लेकर 2 वर्षों तक 62 तक ये चला था। ठीक है, तो ये क्या था इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, इनके बारे में हम समझेंगे क्या था ये। देखिए, बैरम खान की मृत्यु कब हुई थी भाई? बैरम खान की मृत्यु, या बोल सकते हैं इनका पतन हो गया था पूरी तरह से। ये कब हुआ था? 1560 में देखने को मिला था। बैरम खान की मृत्यु के बाद कहा जाता है कि जो परिवार थे, ठीक है, शासन में महिलाओं का, शासन व्यवस्था में, राज्य के शासन में महिलाओं का जो प्रभाव बढ़ रहा था। राज्य के शासन में, शासन में महिलाओं का प्रभाव अधिक बढ़ रहा था। क्या बढ़ रहा था? अधिक बढ़ रहा था। ठीक है, जिसमें से अगर बात करें तो इन महिलाओं में कौन कौन थे भाई? इन महिलाओं में एक तो इनकी जो है माताश्री थी, हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। दूसरी इनकी धाई माँ। धाई माँ समझते हैं ना? धाई माँ जो पालन पोषण वगैरह करते हैं, सब देख रेख करते हैं। ठीक है, वही है धाई माँ। चलिए, धाई माँ, इन धाई माँ की जो है एक जो है पुत्र था, और एक पुत्री भी थी। ठीक है, इस पुत्र का नाम था आदम खां। ठीक है, आदम खां। और पुत्री जिनका नाम है जीजी अगना। क्या नाम था? जीजी अगना। ठीक है, तो पुत्री धायमा की पुत्र आदम खां, पुत्री जीजी अगना, और धायमा और इनकी माता हमीदा बानो बेगम। ठीक है, ये सभी मिलकर ये सभी मिलकर क्या कर रहे थे? शासन प्रशासन पर हस्तक्षेप कर रहे थे। कहने का मतलब है कि राज्य का जो है राज्य में महिलाओं का शासन बढ़ते जाता है, उनके शासन पर प्रभाव बढ़ते जाता है। कि इन लोग जैसा करेंगे, कहेंगे कि राज्य पर ये करना है, तो भाई साहब वो अपने जो हिसाब से नहीं कर पाता था अकबर। ठीक है, जैसे इन लोग कहते थे कि हमीदा बानो बेगम धायबा बोलती थी कि भाई बेटा तुम लोग ये ऐसा ऐसा करना, राज्य में ये करना। ठीक है, ठीक है मम्मी, हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे धायमा बोलती थी, चाहे हमीदा बोलती थी, मतलब उनके एक एक बातों पर, ठीक है, एक एक बातों को क्या किया जाता था? अकबर मानते थे। चलिए, चलिए, अब देखिए हुआ क्या था। हम खैर अभी देखेंगे इसके बाद जो है मालवा। ठीक है, मालवा अभियान देखेंगे। ठीक है, खैर अभी यहीं पर देखिए कि इसका जरूरत है मुझे। ठीक है, ये तो खैर अकबर के राज्य विस्तार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, लेकिन मालवा अभियान के अंतर्गत अगर देखें, ठीक है, तो मालवा का जो शासक है, मालवा जो शासक है, मालवा शासक जिसका नाम है बाज बहादुर। बाज बहादुर।
ठीक है। मालवा शासक जिनका नाम क्या था भाई, बाज बहादुर। और इस बाज बहादुर के साथ संघर्ष हुआ था किसका, जो है धाय माँ का पुत्र। ठीक है, क्या है, धाय माँ। धाय माँ किसका, अकबर की। अकबर की धाय माँ का पुत्र। ठीक है, अकबर की धाय माँ का पुत्र जिनका नाम था क्या है भाई, अभी जस्ट देखें, क्या है, आदम खां। आदम खां। ठीक है। कहा जाता है कि मालवा अभियान किसने किया था भाई साहब, मालवा अभियान इसी मालवा, देखिए मालवा अभियान हुआ था 1561 में। ठीक है, कब हुआ था, 1561 में, हम पढ़ेंगे। मालवा अभियान में आदम खां नेतृत्व किया था। आदम खां क्या किया था, नेतृत्व किया था। ठीक है, राज्य के विस्तार के सॉरी राज्य के विस्तार के चलते आदम खान ने मालवा अभियान का नेतृत्व किया था। और मालवा अभियान में बाज बहादुर को क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। यहाँ पर बाज बहादुर पराजित, बाज बहादुर क्या हो जाते हैं भाई, पराजित हो जाते हैं। और इनके बाद इस बाज बहादुर की जो है राज्य का धन, राज्य का धन आदम खान द्वारा लूट लिया जाता है। किसका, आदम खान द्वारा क्या किया जाता है, लूट लिया जाता है। ठीक है, समझेगा। ये हर की बात है। ठीक है, ये हर समय की बात है जब कोई शासन जो शासक होते हैं वो हमला करेगा, तो वहां की जो सोना चांदी जेवरात जो भी है, जो धन है, वो लूटते ही है। ये अब बात जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बाज बहादुर की क्या हो गई थी, पराजय हो गई थी। पराजय होने के बाद राज्य का धन आदम खां द्वारा लूटा गया था। लेकिन देखिए, ये जो लूटा हुआ धन है वो राज्य के जो है क्या बोलते हैं, राज्य के जो धन इकट्ठा जहाँ करते हैं ना, कोषागार करते, ठीक है, तो राज्य के खजाने में इसको जमा नहीं किया। ठीक है, ये जो आदम खां है, मैंने क्या कहा, आदम खां लूटे हुए पैसे को खजाने में, राज्य के खजाने में जमा नहीं किया। ठीक है, वो भाई साहब ऐश कर रहे थे। ठीक है, पार्टी वार्टी कर रहे थे, ऐश कर रहे थे, शॉपिंग वॉपिंग कर रहे थे भाई साहब, की इन्होंने खजाने को क्या खजाने में पैसे को जमा नहीं किया। कहा जाता है कि इसीलिए इसीलिए अकबर को आया गुस्सा। ठीक है, और अकबर गुस्से में गुस्से में आदम खान की हत्या कर देता है। आदम खान की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। ठीक है, ये भाई साहब पैसा वैसा उड़ा रहा है, मेरे राज्य का पैसा उड़ा रहा है और खजाने में जमा नहीं कर रहा है लूटे हुए पैसा को। तो अकबर ने गुस्से में क्या कर देते हैं, अकबर गुस्से में आदम खान की हत्या कर देते हैं। अब देखिए, आदम खान की माता कौन है, ये धाय माँ है। ठीक है, आदम खान की माता कौन है भाई, धाय माँ है। और इनके पुत्र आदम खान है, अरे मतलब तो वही है ना भाई। ठीक है, तो इनके जब मृत्यु हो जाए तो किसी माँ को तो भी जाहिर सी बात है धक्का लगेगा ही। ठीक है, तो उनको माँ को क्या हुआ था, धक्का लगा था, गम में इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसी गम में आदम खान की माँ, इसी गम में आदम खां की माता जो अकबर की धाय माँ थी, माता की, ठीक है, मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु हो गई। ये कब की बात है भाई, ये बात है 1562। मालवा अभियान 61 में हुआ था। ठीक है, और कहा जाता है कि ये जिनकी माँ है खाना पीना छोड़ दी थी, बिस्तर में आराम से अकेले बैठी थी, किसी से बातें नहीं करती थी। ठीक है, खाना वगैरह छोड़ दी थी उसकी माँ, जो आदम खान
की मृत्यु के बाद पूरी तरह से गम में थे, ठीक है। और इसी के चलते 1562 में, ठीक है, 1562 में इसकी माता, कहने का मतलब अकबर की धाय माँ की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही 1562 में अकबर की धाय माँ यानी कि आदम खां की माता की मृत्यु होती है, तो वो क्या हो जाता है, अकबर पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है। कहने का मतलब अकबर अपने स्वतंत्र रूप से पूरा कार्य कर सकता है, ठीक है। तो 60 तक तो बैरम खां का संरक्षण था, तो वो भी अकबर खुल के काम नहीं कर सकता था। 60 के बाद जो है 62 तक ये जो है आपको ये पेटीकोट, जो अब अभी क्या देख रहे थे, पेटीकोट प्रशासन, देख पेटीकोट प्रशासन चल रहा था, तो वो अपनी मर्जी से कार्य नहीं कर रहा था, ठीक है। जैसे ही अकबर पूरी तरह से जो है स्वतंत्र होता है, ठीक है, स्वतंत्र होता है, तो आप देखेंगे अकबर बहुत सारे काम करते हैं। आपको देखोगे दास प्रथा इनके बाद 62 में आप देखने को मिलेगा, इसी समय दास प्रथा को समाप्त कर देते हैं। यहाँ पर दास और दासी रखते हैं, उनको भी पूरी तरह से समाप्त कर देता है, अपना काम खुद करो, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ तीर्थ यात्रा के लिए कर ली जाती थी। हमने देखिए मक्का मदीना की यात्रा भेजे गए थे किसको, ठीक है, किसको भेजे गए थे, बैरम खान को मक्का मदीना की यात्रा जाना वगैरह, ठीक है। जब तीर्थ यात्रा जाते थे उनके लिए भी क्या की जाती है, कर ली जाती थी, टैक्स ली जाती थी। तो भाई साहब कर या टैक्स को भी समाप्त कर दिया था, जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था। तो जजिया को समाप्त करने का मतलब है, जजिया कर क्या है भाई साहब, जजिया कर जो है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला वो धार्मिक कर है, वो सुरक्षा कर है, जो वो मुस्लिम को छोड़कर सभी पटाते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ व्यक्तियों को, कुछ वर्गों को बोल सकते हैं, कुछ वर्गों को यहाँ पर क्या था, उनको छूट दी गई थी। जैसे कि बूढ़े हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, ठीक है, ब्राह्मण वर्ग है, इनको इस जजे कर से छूट गए थे। लेकिन कहने का मतलब है ये गैर जो मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का कर था, ठीक है। तो जजिया कर की भी क्या कर दी थी, समाप्ति कर दी थी। कहने का मतलब देखिए उदारवादी, देखिए ये अकबर जो है बहुत उदारवादी था, ये जो है हिंदू के लिए बहुत सारे काम किए, ठीक है। जैसे बाबर बहुत ज्यादा क्रूर थे, हुमायूं थोड़े बहुत थे, वो भी थे, लेकिन अकबर जो है बहुत ही ज्यादा क्या था भाई, बहुत ही ज्यादा जो है बोल सकते हैं हिंदू के लिए भी बहुत ही ज्यादा किए थे, ठीक है। चलिए, इबादत खाना का जो है देखने को मिला था। चलिए, दशाला प्रथा इन्होंने स्टार्ट किया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बातें करेंगे आगे की, ठीक है। क्योंकि समय हो चुका है, आज यहीं तक हम देखते हैं। तो आप आज बहुत सारी चीजें पर हम जो है बातें किए थे। इसके बाद हम जो चलेंगे, ये तो खैर हो गया, क्या है, बैरम खां की ये जो पतन हो गया। फिर पेटीकोट हमने देख लिए, पेटीकोट प्रशासन क्या है, समझ गए ना, पेटीकोट प्रशासन, ठीक है। पेटीकोट प्रशासन कहने का मतलब है कि ऐसा प्रशासन जहां पर महिलाओं का प्रभाव राज्य में बहुत ही ज्यादा था, ठीक है। और महिलाओं की जो है बातें मानी करते थे कौन, अकबर। और बाद में जब ये धाय की मृत्यु हो जाती है, उनके बाद पेटीकोट जो प्रशासन का अंत हो जाता है, अकबर पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है। और इस प्रकार से अकबर जो अच्छे अच्छे कार्य भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखे थे, परिचय देख लिए थे, पानीपत का द्वितीय युद्ध भी हमने देखे, बैरम खान का संरक्षण किस प्रकार से देखने को मिला था वो हम देखे थे, बैरम खान का पतन कैसे हुआ था वो हमने देखे, पर्दा प्रशासन या पेटीकोट शासन क्या है ये हम बातें की अभी जस्ट। उसके बाद अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम बातें करेंगे राज्य का, साम्राज्य का जो विस्तार है वो किस प्रकार से, किस कौन कौन से और युद्ध लड़ते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। फिर जो महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या हुई उनके समय, क्या क्या बातें हुई वो लिखेंगे। फिर बात करेंगे अकबर के 9 रत्नों की चर्चा करेंगे। और फिर प्रमुख सुधार देखेंगे, निर्माण एवं चित्रकला व्यवस्था, बहुत सारी चीजें अभी देखना बाकी है। तो हो सकता है 2 क्लास और लगे इनका, अकबर की 2 क्लास और लगे तो हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कंप्यूटर्स है, आप जो है देखते रहिए।
और दोस्तों को जो है शेयर भी करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्लास लगातार कंटिन्यू होते रहे। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब आगे बातें करेंगे पार्ट 5 में मुगल जो है एम्पायर के पार्ट 5 में अकबर की शासन प्रशासन व्यवस्था से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।